खबरें में खुश आमदेद। मैं हूं सईद काजी और मेरे साथ हैं जनाब मियां शाहिद साहब, मैं को होस्ट। कुछ खबरें और फिर आज आपको इंतहाई एक्सक्लूसिव खबरें देंगे। खासी हलचल है, तब्दीली और बदलाव यूं नजर आ रहा है। बज़ाहिर तो बानी पीटीआई के साथ अंदरूनी खाना क्या मुज़ाकरात जारी हैं। अपेक्स कमेटी का जो इजलास हुआ है उसकी अंदर की तफसील हमें मियां शाहिद साहब बताएंगे कि क्यों ज़रूरत क्यों पड़ गई आखिर जो है वो मिलने की। और क्योंकि एक तरफ तो ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि कोई बात नहीं हो सकती, ये तो फितना है, तो अब क्या फितने से गुफ्तगू करनी है। इसके अलावा बुशरा बीबी की ऑडियो कैसे लीक हुई, जैसे जब आके उन्होंने एक प्लान दिया कि इस दफ़ा हमने एजिटेशन कैसी करनी है या एहतजाज कैसे करना है, इस पर भी मियां साहब से हम खबर लेंगे कि जनाब चारों तरफ से आने का क्या मतलब है, ये क्या नया प्लान है और किस तरीके से कहा जा रहा है बड़ा इस बात को कि जनाब इस दफ़ा तो हम इस तरह आएंगे कि बस रहे नाम अल्लाह का। IMF के बजट, वही असल बात, असल कहानी। डॉक्टर इकरामुल हक हमारे साथ होंगे, वो क्यों वापस चले गए, एक जब तयशुदा था तो दोबारा रिव्यू में क्यों डाल दिया, कहाँ कहाँ क्या कमी कुताही थी, क्योंकि बात तो आखिर यहीं पे ख़त्म होनी है जो बजट और पैसे हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जनाब प्यूटन साहब ने कहा है कि मैं हर उस जगह पे हिट करूंगा जहां आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अगर कोई जो मिज़ल्स हैं अमेरिका के या नेटो के और या उनके पर्सनल ने बैठ के रूस पर हमला किया तो वो एक और ख़तरनाक डेवलपमेंट है। मगर इधर हाजिर होते हैं जनाब आपकी तरफ मियां साहब, क्या ज़रूरत पड़ गई है? अपेक्स कमेटी बैठ गई है, इस पर बात करेंगे, इस पर नहीं करेंगे, इस पर भाई मजबूरी क्या है, उसको अंदर रहने दें और वो काम चलाएं। चल तो रहा है, कौन सी इतनी बड़ी पीटीआई ने यहाँ मूवमेंट बना ली है मियां साहब? साहब देखें, एक तो एपेक्स कमेटी का इजलास का मकसद जो है वो नेशनल एक्शन प्लान के निकात पर अमल दरामद के हवाले से ब्रीफिंग थी और उसमें ये आला सतही इजलास है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने इसकी सदारत की है और सिविल और अस्करी क़यादत जो है वो आज मिल बैठी है। चारों वज़राए आला जो थे वहाँ पर मौजूद थे और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराहान भी वहाँ मौजूद थे। और आज अज़म का अयादा किया गया है कि जो शरपसंद हैं और दहशत गर्द हैं उनके साथ जो है वो सख्ती से निपटा जाएगा और उनके साथ जो निपटा जा रहा है, जो कामयाब ऑपरेशन हो रहे हैं, उस हवाले से खराज तहसीन पेश किया गया है फ़ौज पाकिस्तान को और कानून नाफिज करने वाले इदारों को। शहदा को खराज अकीदत पेश किया गया और आज के इजलास में जो है वो ब्रीफिंग दी गई IG साहबान की जानिब से कि जो सूबाई दारुल खिलाफे हैं उनमें क्या सूरत हाल है और या सूबाई जो अमन व अमान की सूरत हाल वो क्या है। इस्लामाबाद के IG ने भी आज ब्रीफिंग दी और इसमें जो फैसला किया गया है। अच्छा, ये बताएं कि मियां साहब ये बताएं कि 24 तारीख को असल आते हैं इस मसले पे, क्योंकि पूरी कौम की आंखें 24 तारीख पे लगी हुई हैं। एक तो 24 तारीख ही क्यों, नंबर 1। नंबर 2, जो स्ट्रेटजी बताई जा रही है, गवर्नमेंट भी कह रही है कि हम हर तरह से हम लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल होने भी नहीं देना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर अगर पीसफुल प्रोटेस्ट हो तो फिर इसकी ज़रूरत भी नहीं है। खैर, लेकिन वो क्या करने जा रहे हैं, प्लान क्या है चारों तरफ से आने का और गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है उनको रोकने के लिए? देखिए काजी साहब, आज जो फैसला किया गया है वो बड़े सख्त फैसले किए गए हैं। उसमें यह कहा गया है कि शरपसंदी किसी भी सूरत कबूल नहीं है और इस्लामाबाद की तरफ या सूबाई दारुल खिलाफों की तरफ जो भी बढ़ेगा उससे सख्ती से निपटा जाएगा। और अगर चारों तरफ से आना है या एक तरफ से आना है, जब एहतजाज ही नहीं होने देना और शरपसंदी होने नहीं देनी तो फिर इसका जवाब ही नहीं बचता। और मुकम्मल तैयारी जो है वो जो की गई है उसकी आज ब्रीफिंग भी दी गई और बताया गया कि अगर शरपसंदी होती है तो उसको किस तरह रोका जा सकता है। अच्छा, और इस कमेटी में कौन कौन शामिल था मियां साहब? लिए गए हैं मियां साहब, कौन कौन शामिल थे इस कमेटी की, क्या कंपोजिशन क्या थी? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म ने काजी साहब तो सदारत की है और इसके अलावा चारों सूबाई जो वज़राए आला थे वो थे। आर्मी चीफ इसमें मौजूद थे, DGMO मौजूद थे, DGISI मौजूद थे और इसमें जो है वो कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों के जो है सरबराहान मौजूद थे, DGI भी मौजूद थे, गंडापुर भी थे और IG साहब जो हैं वो भी वहां पर थे। जी काजी साहब। अच्छा, गंडापुर ने कोई इनपुट नहीं दिया, वो भी वहां मौजूद थे? देखिए काजी साहब, वो उन्होंने इनपुट अपनी दी है, सूबे की अमन अमान की सूरत हाल जो है वो IG साहब ने वहां पर दी है और उस पर ब्रीफिंग दी है और साइडलाइन एक मुलाकात हुई है जिसमें जो बातचीत चल रही है कि कुछ मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं। तो इस हवाले से जो मुतालबात हैं वो मुतालबात में से 3-4 मुतालबात हैं काजी साहब। जो हमारी खबर है वो अच्छा, ये बीच है, में पहले मुझे एक और बात बताइएगा, ये मैं बाद में करूंगा। ये बताएं कि 1-1.5 घंटा तो गंडापुर साहब की तवील मुलाकात भी हुई है बानी पीटीआई से, उसकी कुछ तफसील आई है, उसका मुहर्रिक क्या था, उसका नतीजा क्या निकला है? काजी साहब देखें, वो जो मुलाकात थी वो उसका नतीजा थी जो मुज़ाकरात की बात हम कर रहे हैं कि मुज़ाकरात जो हैं वो हो रहे हैं और बातचीत हो रही है।
और वो बातचीत अली अमीन गंडापुर से हो रही है। और इसीलिए अली अमीन गंडापुर जो है वो आज वहाँ अडयाला जेल गए थे और बानी पीटीआई से मिले, 1.5 घंटा वहाँ मुलाकात रही और उन्होंने जो है वो तमाम हालात और सूरत हाल जो है उनके सामने रखी और एहतजाज की सूरत हाल भी रखी है और जो पार्टी में इख्तलाफात हैं वो भी सामने रखे। और फिर वहाँ से बानी पीटीआई उनको इजाज़त दे दी कि आप मुज़ाकरात करें, आप बातचीत करें, जो हमारे मुतालबात हैं उस पर बातचीत होनी चाहिए। तो अब फिर इस पर बाज़ाब्ता राब्ता हुआ है, बातचीत का आगाज़ हो गया है और जो बातचीत है वो अली अमीन गंडापुर से ही होगी। और लेकिन उसमें जो मुतालबात हैं उसमें जो 26वीं आईनी तरमीम है उस पर कोई बात नहीं होगी। और दूसरा बानी पीटीआई की फिलहाल ये तो अपेक्स कमेटी में कहा गया ना, ये तो अपेक्स कमेटी में कहा गया कि जी 2026 जो अमेंडमेंट है उस पर हम बात नहीं करेंगे। मगर जो पहले स्टैंड था पीटीआई का और बानी पीटीआई का कि जी मैं बात उनसे करूंगा जो यानी एस्टैब्लिशमेंट से बात करूंगा, खुली बात करते हैं, तो वो अब क्या शहबाज शरीफ साहब से मुज़ाकरात होंगे? देखें काजी साहब, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन जो जिससे भी मुज़ाकरात हो रहे हैं वो आला शख्सियत है, वो आला शख्सियत जो है नून लीग में भी उसका बड़ा आला मुकाम है। और जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के ग्रीन सिग्नल से ही होंगे। जो भी उसमें पेशरफ्त होगी वो उनके ग्रीन सिग्नल से होंगे, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुज़ाकरात में शामिल नहीं होगी, ना वो मुज़ाकरात करेंगे। ये तो वाज़े तौर पर अफवाज पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि हम किसी सियासी मुज़ाकरात में नहीं आएंगे और वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे। लेकिन जो भी इस हवाले से जितने भी ये जो एहतजाज है, चूंकि ये लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल से इसका ताल्लुक है, तो इसलिए इस पर जो मुज़ाकरात होंगे वो ग्रीन सिग्नल तो होगा तो फिर मुज़ाकरात होंगे। अब वहां से सिग्नल आ गया है अडयाला जेल से कि मुज़ाकरात करें, लेकिन यहाँ मुज़ाकरात जो होंगे वो 4 मुतालबात जो हैं काजी साहब, उसमें 2 पर जो है वो इस तरह बात होगी कि 26वीं आईनी तरमीम पर तो बात ही नहीं होगी। बानी पीटीआई की रिहाई पर फिलहाल जो है वो फौरी तौर पर बात नहीं होगी कि उनकी रिहाई कर दी जाएगी। वैसे कारकुन जो 9 मई में मुलव्वस नहीं है उनको जो है वो रिहा करने पर बात जरूर होगी। और जो चोरी शुदा मैंडेट की बात की जाती है उस हवाले से तहकीकात के लिए बात होगी कि तहकीकात करा ली जाए। कमीशन क्या उसके लिए तहकीकात के लिए मियां साहब तहकीकात के लिए मजीद रिटायर्ड जजों को भी हायर करने की कोई कोशिश की गई है? क्योंकि अब सुप्रीम हाई कोर्ट तो जज दे नहीं सकती, क्योंकि अब तो रूल्स ऑफ बिजनेस बदल गए हैं। देखिए काजी साहब, उसमें अली अमीन गंडापुर होंगे, वो अगर मानेंगे तो बिल्कुल वो होंगे और अली अमीन गंडापुर की पूरी इनपुट होगी। अगर वो मान जाएंगे कि वो कमीशन कौन बनाएगा और किन जजों पर मुश्तमिल होगा, यार मैं ये कहता हूं मियां साहब, इसकी क्या जरूरत है? तहकीकात के लिए करोड़ों रुपए लोगों को देंगे, वो फेफन के बुला लें, क्या नाम है बारी साहब, उनसे पूछ लें क्या हुआ था। अच्छा आप जरा आगे बढ़ते हैं। मैं जरा पंजाब की बड़ी सूरत हाल दिलचस्प है, इसमें मैं बात करना चाहता हूँ। बड़ा इफेक्टिवली हमने देखा कि मरीम साहिबा जो है यहाँ पे स्मॉग का मसला हमने देखा कि उसमें ठहराव आया एंड वी अप्रिशिएट ऑल दैट, लेकिन कहा जा रहा है कि उनके अपने लॉ मेकर उनसे खुश नहीं हैं और जो है और भी कुछ लोग जो हैं उन्हें तो अब आलमी ताकतों से लड़वाने पे बातें कर रहे हैं। ये सारा मुबालगा र्यूमर मिल चल रही है, ये क्या कहानी है? और खासतौर पर पंजाब में वाकई कोई नाराज ग्रुप है मरीम साहिबा से? काजी साहब, ये जो आपने बात की है ये बिल्कुल ठीक है, ये कोई अफवाह नहीं है। क्योंकि मेरी आज कई MPS हजरात से बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मसला है जो पंजाब में जो है सुना है कि MPS जो है वो नाराज़ हैं। तो उन्होंने कहा कि वाकईतन नाराज़ हैं वो इसलिए कि MPS की बात ही नहीं सुनी जा रही है और MPS से मुशावरत ही नहीं हो पा रही। उन्होंने कहा कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको कहीं नहीं बिठाया जाता, इवन के जो वुज़रा हैं वो भी कहते हैं कि उनके महकमे उनसे उनकी बात नहीं सुनते और वज़ीर आला उनकी बात नहीं सुनती। यहाँ तक उन्होंने मुझे बताया कि इतने नाराज़ हैं MPS के जब CM साहबा कहीं इस दौरे पर गई थी ओकाड़ा में तो वहाँ पर 8 MPS ने मिलने से इनकार कर दिया था, इसीलिए कि वो नाराज़ थे। और मैंने उनसे पूछा कि क्या आप मुस्लिम लीग नून के कायद से बात नहीं करते? तो उन्होंने कहा कि वो भी जो है रसाई में नहीं है, सिर्फ CM साहबा के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो उन तक भी उनकी रसाई नहीं है। तो वहाँ तक क्या होगी? जितने भी कार्ड्स जो हैं वो CM साहबा ने जारी किए हैं उसमें से किसी इलेक्टेड नुमाइंदे की कोई मुशावरत वहाँ शामिल नहीं थी। और यहाँ तक उन्होंने मुझे बताया कि जो स्पीकर हैं सूबाई असम्बली के, उन्होंने भी बेबसी का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि मैंने कांस्टेबल्स की जो तबादले के लिए बात की तो कहा गया कि समरी भेज दें। अब कांस्टेबल के जो तबादले हैं वो भी हमारी मुशावरत से नहीं या हमारे कहने पर नहीं होते, तो हम क्या करेंगे?
और जितने भी हल्के हैं उनमें प्रॉब्लम आ रही है। लोग हमसे पूछ रहे हैं कि आपको वोट दिए थे, हमारे काम किधर गए। तो इस हवाले से MPs हजरात जो हैं वो कह रहे हैं कि वहां पर बहुत बड़ा अनरेस्ट पाया जा रहा है और बहुत बड़ी मुखालफत पाई जा रही है। लोग मौके का इंतजार है कि अगर कोई मौका सामने आ गया तो लोग सामने आ जाएंगे। देखिए ये जरा फैसल, मैं आपको एक शॉर्ट सुनवा लूं और फिर बात ये है कि यार वो सुना तरक्याती फंड मांगते हैं, अगर वो नहीं दे रही तो उसमें क्या इशू है, और तरक्याती फंड क्यों इतने चाहिए होते हैं हर दफा लॉ मेकर जो है। ये जरा सुनिएगा वाडा साहब क्या कह रहे हैं। मियां साहब ये देखें, सूबों का तो कोई खारजा में ताल्लुक नहीं होता, तो ये मुझे तो कहीं से ये डांडे मिलते नजर नहीं आते। आप क्रेडिबल स्टोरी समझते हैं इसे? देखें कायद साहब, यही जो आपने गुफ्तगू सुनाई है वाडा साहब की, इसी का फॉलोअप जो है वो आज मैंने इस पर इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि वहाँ पर बड़े प्रॉब्लम जो हैं वो सामने आ रहे हैं। देखिए खारजा मामलात में दखल नहीं होना चाहिए, लेकिन खारजा मामलात में दखल हुआ है, चीन नाराज़ है। और कायद साहब वहाँ लाहौर की ताकतवर एक शख्सियत जो है वो भी उनसे नाराज़ हैं, क्योंकि वो वहाँ भी प्रॉब्लम हुई है और बड़ी शिकायत जो है वो लगी है CM साहबा की। और इस जो हालात हैं वो ठीक नहीं है इस हवाले से किसी भी जगह पे, ना खारजा महाज पे और ना ही यहाँ पर जो है वो रियासत के मामलात पे जो है वो मामलात उनके ठीक हैं, और अपनी पार्टी के अंदर भी मामलात उनके ठीक नहीं है। जो MPs हैं वो बहुत नाराज फिर रहे हैं, और यहाँ तक MPs जो हैं वो कह रहे हैं कि हमें तो कॉलर से पकड़ कर जो है वो सिक्योरिटी जो है वो साइड पे कर देती है और हम तो मिल नहीं सकते उनसे। तो ये जब चीज़ें पंजाब में सामने आ रही हैं तो ये कायद साहब ये प्रॉब्लम तो है वो किसी। अच्छा, मैं एक और शॉर्ट सुनवाता हूँ आपको मियां साहब। मुझे कहा जा रहा है एक और शॉर्ट सुनते हैं फैसल वावड़ा साहब का, क्योंकि लोग गौर से सुनते हैं, उनकी ना जाने बड़ी अच्छी एक पेशन गोइयाँ होती हैं। सर सुनाएं। पाकिस्तानी कौम को जरूर इन्फॉर्म करें कि अंदर खान ने इमरान खान को जेल में डालकर उसका सौदा करके सबको मराहत मिल रही है, सबको कोई ना कोई रिलीफ मिल रहा है पीटीआई का। इनको नहीं, सब KPK हाउस में बैठे हैं। KPK भी पाकिस्तान का हिस्सा, कोई इंडिया का हिस्सा नहीं है। अगर वहां भी हमें लगा कि मुल्क के खिलाफ कुछ साजिश हो रही है, उधर भी रेड हो जाएगी। मियां साहब मुझे लगता है कि जिस तरह उन्हें ये एहतजाज का ऐलान करवाना पड़ा मोहतरमा बुशरा बीबी से या अलीमा आगे आई, ये जो रिसेंटली ये 24 वाली बात है, तो ये क्या ऐसी बात है कि जो उनकी लीडरशिप है अब अटरली सेकंड टियर लीडरशिप PTI की जो है वो रिलायबल नहीं रही खान साहब के लिए? देखें कायद साहब, ये तो बात जो है वो आपस में लीडरशिप ही कर रही है कि फलां का एजेंट है, फलां का एजेंट है, फलां जो है वो मराहत हासिल कर रहा है, फलां के इस वहाँ मुलाकातें होती हैं, फलां की जो है वो जब वो पेशावर जाता है दोबारा अजला नहीं बल्कि रास्ते में कई मुलाकातें होके जाता है, और वहाँ पर जो है मराहत मिल रही हैं वो इसलिए मिल रही हैं कि वो बात मानी जा रही है। बानी PTI को तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया जाता है, और आपने देखा कि जो तारीख दी गई वो बानी PTI ने किसी लीडर को तारीख नहीं दी, वो अपनी हमशीरा को तारीख दी है। और नज़र यही आ रहा है कि जो बानी PTI की अहलिया हैं बुशरा बीबी, जब उन्होंने जाकर वहाँ तकरीर की तो वहाँ पर जो है उनको भी तो मराहत मिली है, कायद साहब उनको रिलीफ मिला है। वहाँ पर जाके उनको पेशावर वो जाती हैं, लाहौर जाती हैं, बनी गाला जाती हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है, और बेहतरीन अंदाज से वो जो है वो खिताब भी करती है, 40-40 मिनट का खिताब करती हैं, और वहाँ पर जो है वो आप हुकूमत पर भी असरअंदाज होती हैं, इसमें कोई शक नहीं। और ये सारे का सारा रिलीफ ही तो है और सारे का सारी मराहत ही तो हैं। और उसमें जब उन्होंने वहाँ पर तकरीर किया तो वहाँ से असल में इख्तलाफात जो है वो सामने आए हैं। जब उन्होंने कहा कि अपने बच्चों के साथ निकलो तो लोगों ने वहाँ पर ये इतराज़ किया कि आप लोगों के बच्चे किधर हैं, आप लोगों के बच्चे किधर हैं, वो भी तो निकलने चाहिए, हमारे बच्चों को निकाल रहे हैं। और एक MNA को 10,000 बंदा देने का जब कहा गया और ये कहा गया कि वहां पर वीडियो भी बनेगी, तो वहां पर इख्तलाफात हुए कि एक 10,000 बंदा कैसे लाएंगे, उनके अखराजात कैसे बर्दाश्त करेंगे, ट्रांसपोर्ट के अखराजात। ये बुशरा बीबी की वहां तो कहा गया था कि फोन बाहर रखवा दिए गए हैं, मगर फिर भी उनकी वो ऑडियो लीक हो गई जिसमें वो ये सारी गुफ्तगू अगले 24 के प्लान के बारे में कर रहे थे। ये क्या था, ये इसकी कोई तफसील है आपके पास? ये सब काजी साहब देखें, मसला ये नहीं है, मसला ये है कि आप 24 तारीख को जो धरना करने जा रहे हैं, ये एहतजाज करने जा रहे हैं, 92 इनके MNAs हैं। 92 MNAs अगर एक MNA 10,000 बंदा लाए तो मेरे हिसाब से मुताबिक 9,20,000 बंदा बनता है। तो उनको एक वक्त का खाना दें तो 27 करोड़ का खाना होता है,
और उनके लिए अगर ट्रांसपोर्ट हो तो वो करोड़ों रुपए, बहुत करोड़ों रुपए बन जाते हैं। और अगर एक 92 MNAs जो हैं वो सिर्फ 1000 बंदा एक MNA लाए तो 1 लाख बंदा बनता है। तो MPA जो है इनके वो तकरीबन जो है बनते हैं 160 से जायद बनते हैं। 160 से जायद MPA जो है वो 5000 बंदा लाएं तो भाई ये 8 लाख बंदा जो है वो बन जाता है। 8 और 9 17 लाख बंदा जो है वो यहाँ पर लाएंगे तो वो बंदा कहाँ समाएगा और उनकी ट्रांसपोर्ट कैसे देंगे, उनको खाना कैसे देंगे? नहीं, ये तो आप देखिए, बात ही है। मैंने आखिरी दफा 10 लाख आदमी 10 अप्रैल को देखा था माल रोड पे जब बीवी आई थी, तो बंदे लाए नहीं गए थे, बंदे आए थे। तो आपके ख्याल में बंदे आएंगे? कुछ तो आएंगे, बंदे नहीं आएंगे, डाई हार्ड सपोर्टर हैं वो आएंगे, क्योंकि क्यादत जो है ना मुखलस नहीं है। क्यादत जो है वो पीछे हट रही है। क्यादत के अंदर जो है वो इख्तलाफात पाए जा रहे हैं, MNAs और MPs के दरमियान इख्तलाफात पाए जा रहे हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं, कैसे बंदे आएंगे? लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद के मुजाफात में 10,000 बंदे जो हैं वो आ चुके हैं और इस हवाले से हुकूमत ने भी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। ये खबर बताइएगा, ये क्या है? कहा जा रहा है 10,000 बंदे जो हैं ऑलरेडी 10 से 1000 आदमी वहां पहुंच चुका है। यानी अभी तो आज तो तारीख भी क्या है, गालिबन 19 है। जी कायद साहब, ये PTI के जराए कहते हैं कि 10,000 बंदा मुजाफात में पहुंच चुका है। हरीपुर की जानिब से बंदे आ रहे हैं और वो मारगला हिल्स के मुजाफात में जो है वो मौजूद हैं। जो बंदे इधर से पंजाब से आएंगे वो रावलपिंडी के मुजाफात में मौजूद हैं और जैसे ही 24 तारीख के दिन सूरज जो है चढ़ेगा तो वहां से जो है वो बंदे इस्लामाबाद के अंदर मार्च करेंगे और पीछे से कमक जो है वो उनको आएगी, जो उनका प्लान है। लेकिन हुकूमत का प्लान जो है वो इससे ज्यादा जो है वो खौफनाक हुकूमत ने बनाया है। हुकूमत कहती है जो इंतजार करेगा उसमें अगर स्टूडेंट्स होंगे तो उनके स्नात जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी। कायद साहब, जो स्टूडेंट एहतजाज करेगा उसको दाखिले नहीं दिए जाएंगे। और जो अफगान हैं उनके जियो फेंसिंग शुरू कर दी गई है और उसमें यह भी कहा गया है कि जो एहतजाज करके और जो शरपसंदी करेगा उसके पासपोर्ट, उसका शनाख्ती कार्ड, उसकी सिम ब्लॉक कर दी जाएगी। मैं तो कहता हूं कि इसमें गवर्नमेंट भी बड़ी हेल्प कर रही है ना भाई। आए लोग, गल्ला बातें करके निकल जाओ। देखें तहरीकें बनती हैं जब इस तरह बनती हैं। अगर जो हुआ, मतलब जहां हम देखते हैं कि गवर्नमेंट या रजीम चेंज आवाम ने की हो, वहां पे स्ट्राइक्स होती हैं, वहां पे वर्किंग क्लास जो है तो ये आए, मुझे तो नहीं लगता, मुझे लगता है कि इनको रोक के गवर्नमेंट खुद इन्हें बड़ा बना देगी। भाई आए, गुजरे, तकरीर करें, घर चले जाएं, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, और क्या होना है। बहरहाल इसके अलावा मैं आपसे हाँ कुछ आज चूंकि फैसल वावडा साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं तो जरा देख लें। इन्होंने अभी एक चंक मेरे पास और है, सुनिएगा। आप भी डोनाल्ड ट्रंप की खवातीन के केसेस करते रहे, पूरी दुनिया के केसेस करते रहे, हम भी करते रहे। आपने भी वहां जाली FIR काटी, हमने भी वहां जाली FIR काटी। तो अगर पाकिस्तान और अमेरिका का मुआवजा करें तो मुझे तो कोई उस पर कोई डिफरेंस नजर नहीं आता। क्या ये वावडा साहब जो है वो बहकी बातें कर रहे हैं, हमें क्या पता जाली थी या असली थी। बहरहाल कहा जाता है ज़्यादातर केस फ़ोनी थे या ये फैब्रिकेटेड थे। लेकिन ये मुझे बताएं, कुछ वावडा साहब जब भी बोलते हैं भाई संजीदगी से सुनना पड़ता है, तो ये किस लाइन पे चल पड़े हैं? लेकिन सर कायद साहब वो वाडा साहब वो काम कर रहे हैं कि आपने वो कहते होते हैं ना कि खुद ही अपने ही गिराते हैं निशेमन पे बिजलियां, कि वो खुद कह रहे हैं कि हमने भी जाली काटी, उन्होंने भी काटी तो हमने भी जाली काटी। वो भाई किसने जाली काटी? अगर आप खुद इतराफ कर रहे हैं तो फिर किस किस्म का बात कर रहे हैं आप? वहां पर आप बात किसकी कर रहे हैं? आप बात अमेरिका की कर रहे हैं, अमेरिका के साथ अपना मुआवजा कर रहे हैं। खुदा का नाम है, कैसे हो सकता है? अमेरिका की अपनी सारे मामलात हैं, उनकी अपनी जो है वो सियासत है, अपनी जमहूरियत है। वहां पर आपने देखा कि जो कुछ हो रहा है वहां पर क्या इस तरह के अनरेस्ट नजर आ रही है? अब हम ये इसके खदशात तो जाहिर किए जा रहे हैं कि वहां पर जो है वो हो सकता है कि वहां प्रॉब्लम हो जाए, उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो सामने आ जाए। लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। उन्होंने अपनी तमाम तकर्रियां भी कर ली हैं और जो ट्रंप है वो पूरा मैंडेट लेकर जो है वो सामने आ गया है और हम कह रहे हैं कि जो कुछ उन्होंने किया था वो कुछ हमने किया है। बहरहाल ये चले, हमसे मुराद इनकी तो गवर्नमेंट थी। जरा एक और भी शॉट सुनवाता हूँ आपको वावडा साहब का।
इमरान खान साहब को बचाने के लिए अब उनके पास तो कोई साथी रहा नहीं है, तो सब ड्रामेबाजी कॉम्प्रोमाइज लोग हैं कि हमारे वहाँ बेहिसी बेशर्मी ये है कि कोई भी आके मदाखलत कर ले, कोई भी आके बात कर ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब मैं इमरान खान साहब की बात को जरूर मानूंगा कि मदाखलत शायद थी टीम चेंज के लिए उस टाइम पर, क्योंकि अब अचानक से चैंपियंस आ गए, कांग्रेस आ गई है, यूएस आ गया है कि जी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। अच्छा, ये कुछ समझ नहीं आ रही, ये मतलब है तवा पुठा लग चलना शुरू हो गया। मियाँ साहब याद है ना, आपने पता नहीं तवे देखे हैं या नहीं देखे, हमने देखे हैं वो जो ग्रामोफोन पे चलते थे। कल साहब कभी आपने देखा है कि अपनी तरफ गोल करना? ये आज वाडा साहब ने अपनी तरफ गोल किया है, अपनी टीम को हराने के चक्रों में है, और उन्होंने कहा कि मुदाखलत उस वक्त थी। हम कह रहे हैं, जो रियासत कह रही है कि कोई मुदाखलत नहीं हुई, रियासत कह रही है कि जो कुछ वो वहाँ पर उस वक्त हुआ था वो एक सफारती मामला था और उसमें कोई मुदाखलत का अंसर नहीं था। बाकायदा इस पर इजलास हुए, एपेक्स कमेटी के इजलास हुए, सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास हुए, और वाडा साहब ने आज आराम से वहाँ पर प्रेस क्लब में कह दिया, नेशनल प्रेस क्लब में कोई मुदाखलत हुई थी। ये तो वाडा साहब से को बिठा के वैसे पूछ लेना चाहिए हुकूमत को भी और रियासती इदारों को भी कि वाडा साहब आप किसकी तरफ जो है वो बात कर रहे हैं, किसकी तरफ गोल कर रहे हैं, किसके हैं। वो कहते हैं ना कि क्या तू हमारे साथ है, किसी और के साथ है। तो वो तो वाडा साहब आमिर मीर साहब के प्रोग्राम में भी, आमिर मीर साहब के प्रोग्राम में बड़ी बोल्ड सी स्टेटमेंट दी हैं। बल्कि मियाँ अहमद मीर तो ये भी क्या उठे कि यार आपने मुझे ट्रैप कर लिया, मैं तो कोई नाम नहीं लेना चाहता था। तो ये भी एक अजीब, ये कोई सिलसिला कुछ समझ नहीं आ रहा। वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो असल में कायद साहब, वाडा साहब जो हैं वो शेख रशीद बनने की कोशिश कर रहे हैं। शेख रशीद अपनी तो बस जो है वो मिस कर चुके हैं, ट्रेन मिस कर चुके हैं, लेकिन वाडा साहब से शेख रशीद बना नहीं जा रहा। वो ऐसी बातें कर जाते हैं जो बातें जो हैं वो होती नहीं है, जो बातें सामने वो खुद ब खुद अपने आप से बात कर जाते हैं और अपने आप से बातें करनी शुरू कर देते हैं, और इसीलिए वो ट्रैप भी हो रहे हैं और गोल भी कर रहे हैं अपनी तरफ। साहब एक ब्रेक है, ये सब होता रहेगा, लेकिन ये है कि मैं ये ज़रूर कहूँगा आज इस सेगमेंट को क्लोज करते हुए कि जो मर्जी करना, लाहौर की हवा को साफ़ करने का कुछ सिलसिला करें, और जो होगा उस पर हम और आवाम आपको अप्रिशिएट करेगी। एक ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं, उसके बाद देखेंगे IMF का क्या सिलसिला है। डॉक्टर इकराम उल हक होंगे हमारे साथ, माहिर मईशत। बड़ा अहम सवाल है, ये पैसे ना आए तो क्या बनेगा। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं नोटेड स्कॉलर जनाब डॉक्टर इकराम उल हक साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो हम डॉक्टर साहब इस पे बात करते हैं कि वो आए और फिर उन्होंने SIFC से भी मीटिंग की, फिर एक उन्होंने स्टेटमेंट दी और उसके बाद वो उसको फिर रिव्यू में डाल के चले गए। तो हमारा तो ये था कि भाई ये चीज़ें तय हैं, डन डील है, और फिर बाद में जो औरंगजेब साहब का बयान आया तो उसमें भी उन्होंने हमें तसल्ली दी। तो हम तसल्ली रखें डॉक्टर साहब? देखें, बहुत सीरियस मामलात डिस्कस हुए, मगर ज़ाहिर इसको उस तरह से मीडिया पे तो बात नहीं हुई। उनके बहुत से कंसर्न थे, वरना इतना अनएक्सपेक्टेड टूर नहीं होता। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऐसे टूर का खर्चा भी उनका आने जाने का, यहाँ रहने का, बल्कि TADA भी लेते हैं वो हमसे। तो ये एक मिनट ठहरिएगा, यानी उनके यहाँ के अखराजात भी हम देते हैं सूद के अलावा? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। वाह। तो जब वो TADA भी मिलता है उनको जी, जितने दिन रहते हैं। तो वो जब यहाँ आए तो जी बहुत सीरियस मामला थे, क्योंकि जैसे ही पहले SMI के रिजल्ट आपने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की साइट पर आए तो वो हैरान रह गए देख कर के जितने भी वादे हमने किए थे उसमें से सवाए 2 के हम कोई भी पूरे ना कर सके। तो बहुत अर्जेंसी हुई, तो वो आए और उन्होंने कोर्स करेक्शन जिसको कहते हैं, उनका शुरू में ही इनसे पूछ लें कि भाई आपके क्या इरादे हैं, क्योंकि 2.5 बिलियन का तो देखिए शॉर्टफॉल उन्होंने बताया कि आपने जो सऊदीज़ के साथ आपका ख्याल था कि आपको ऑयल के ऊपर जो है वो मिल जाएगा, डेफर्ड पेमेंट का जो मुआहदा होता है वो भी अभी तक सऊदीज़ ने नहीं किया हमारे साथ, और चाइना ने जो वादा किया था कि हम आपका कर देंगे वो भी नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं तो मामलात ऐसे थे। ये तो मैंने एक्सटर्नल फ्रंट पर बताया। यहाँ FBR का जो पहले 3 माह का लॉस था वही 190 बिलियन तक पहुँच गया, और उन्होंने ये भी बता दिया कि अगले 3 महीनों में तो ये 350 बिलियन हो सकता है। तो ये भी बड़ी अफसोस की बात थी। फिर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो सूबों ने अनाउंस करने थे वो भी कोई लॉ पास नहीं किया था उनके आने तक, और फिर आते ही जल्दी गवर्नमेंट जो थी पंजाब की, उन्होंने एक असम्बली में ऐसा बिल पेश किया जिसमें कोई अकल की बात नहीं है और वो उसकी तवक्कुआत को भी पूरा नहीं करता।
तो ये मामला जो थे ये काफ़ी उनके लिए परेशान कुन थे कि अभी जब एग्रीमेंट साइन हुआ तो उन्होंने वादा किया कि ये हम सारे हदफ भी पूरे करेंगे, स्ट्रक्चर रिफॉर्म भी शुरू करेंगे, मगर वही होता है थोड़े दिनों बाद पाकिस्तान में लोग भूल जाते हैं कि हमने कुछ वादे भी कर रखे हैं और उससे बेहतर रिजल्ट भी दिखाए जा सकते थे, मगर हुकूमतें जो हैं वो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात मैं और आपसे पूछना चाहता हूँ, ये क्या सोशल मीडिया की दरफुंतनी है जो जिस तरह मनु भाई इस्तेमाल करते थे ये लफ्ज़ कि जी एक तो यहाँ पे 200 अरब जो पेंशनर्स का था वो डाल के पैसे पूरे किए गए। सेकेंडली एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कहा गया, आई डोंट नो वेदर इट इज़ ऑथेंटिक और नॉट, मैं जस्ट आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ कि $700 मिलियन की हमने शायद पंजाब गवर्नमेंट ने दुबई में कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी थी। इज इट ट्रू और इट इज़ जस्ट सोशल मीडिया स्टफ? नहीं, वो इन्वेस्टमेंट का मतलब नहीं था, लेकिन एक जो जब उनके फिस्कल ऑपरेशंस पब्लिश हुए तो उसमें 300 बिलियन से ऊपर की एक स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी, अब ये जो हिसाब किताब में कोई डिस्क्रिपेंसी आए, चलो वो 2000-4000 रुपए की हो या चलिए 1-2 मिलियन की भी हो, लेकिन काई साहब कभी सुना नहीं कि एक सूबा जो है वो कहे कि 3 महीने में 300 बिलियन से ऊपर की डिस्क्रिपेंसी तो फौरी पकड़ लेते हैं अकाउंटेंट, लेकिन 300 से ऊपर की थी तो वो बड़ी हैरान कुन थी कि ये क्या अमाउंट है, यानी शॉर्टफॉल थी, यानी 360 अरब जो है वो अकाउंट फॉर नहीं हो रहा था। जी, डिस्क्रिपेंसी जिसको कहते हैं, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी का मतलब ये होता है कि कोई बहुत ही ऐसी चीज की गई है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए फिर उन्होंने मीटिंग भी की उनके साथ और उनको कहा, और फिर आपको पता है थोड़ी बहुत विंडो ड्रेसिंग करके तो वो जो 160 बिलियन का शॉर्टफॉल आ रहा था उसको 40 बिलियन के सरप्लस में बदला गया। तो ये आपको पता है कि तभी होता है जब बहुत कोई ऐसी चीज हुई हो जो अनहोनी हो, और ये बात तो मैं लिख चुका हूँ कि ये इतना बड़ा सूबा, इसको अगर दुनिया के आज ममालिक से देखा जाए तो ये दुनिया का 12वां बड़ा मुल्क बनता है 120 मिलियन की आबादी के साथ, और इसने जो आज तक कभी 350 बिलियन का टैक्स इकट्ठा नहीं किया। ऐसा मुल्क अगर आप देखें 69 मिलियन सिर्फ आबादी है यूके की, अगर आप फ्रांस जर्मनी उनको भी डाल लें तीनों को तो वो भी 70, 75, 80 तक पहुंचते हैं। ये तो हद ही हो गई है कि उन्होंने सिवाय इसके कि 4 ट्रिलियन जो वफाक से आता है उससे लेकर हुकूमत वैसे तो खर्चा करके और पैसे लगाकर नुकसान करती है, और इसमें भी पीआईए की निजकारी जो हुई है इसमें 1.5 अरब रुपया फाइनेंशियल एडवाइजर को दे दिया और डील जो है वो नाकाम कर ली। आप क्या समझते हैं सर कि अब डिस्कोस की निजकारी की जा रही है, ये बेहतर डील हो जाएगी कि या ये भी इसी तरह नाकाम हो जाएंगी? नहीं, उसमें तो लिख दिया गया है पहले ही कि ये निजकारी करने के बावजूद भी हमारा खसारा कम नहीं होगा, तो फिर निजकारी का क्या फायदा हुआ भला। तो ये सारे जो मंसूबे बना रहे हैं निजकारी के, ये भी आप समझिए कि एक तरह से बिल्कुल इस बात का एतराफ़ है कि जो हमारी पब्लिक फाइनेंस हो या हमारी गवर्नेंस हो, जो हमारी स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं, हमें दोनों काम ही नहीं आते हैं, और वो बिला वजह से हम और भी अपना मजाक उड़वाते हैं। यानी कि आप देखिए कि 45 बिलियन का वो पीआईए में उनसे कह रहे थे कि सेल टैक्स हमें वेव कर दें, और ये जो इसमें से आपके ऊपर कर्जा है वो भी आप हटा लें। अब जाहिर है जो स्टेट टैक्सेस होते हैं वो एफबीआर खुद तो नहीं हटा सकता, वो तो किसी कोर्ट ऑर्डर से ही हट सकते हैं, लॉ में कोई ऐसी गुंजाइश ही नहीं होती। अब उन्होंने गोया के आईएमएफ से रिक्वेस्ट की है कि आप हटा दें। अब ये तो यूं लग रहा है कि जैसे एफबीआर जो है वो अब हम नहीं चलाते बल्कि आईएमएफ वर्चुअली चलाता है, और ये मिनिस्टर की ऐसी बात करना उनके सामने मेरे हिसाब से तो बहुत ही नामुनासिब बात थी। आपने बिल्कुल सही फरमाया। लेकिन सर सिंगल बिडर था, सिंगल बिडर जिसको जो है जिसकी बोली कबूल की गई और बाद में उसको मुस्तरद किया गया, हालांकि एक मल्टीनेशनल ग्रुप अन्यहान ग्रुप जो है उसने भी पेशकश दे रखी थी जिसको कंसीडर ही नहीं किया गया। अब हुकूमत जो है वो चाहती है कि G2G इसकी जो है वो निजकारी की जाए। क्या G2G निजकारी हो जाएगी? और हुकूमत कहती है कि फौरी तौर पर मुझसे हमने प्रोसेस करना है और इसको हमने भेज देना है, इसकी कानूनी हैसियत क्या होगी? तो क्या सर ये G2G हो जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए ये तो कानून के मंशा भी नहीं है, ये तो एक आपने उसकी ओपन बिडिंग करनी है, और इस प्रोसेस को जो प्राइवेटाइजेशन का हमारा लॉ है वो बिल्कुल भी इस बात की इजाज़त नहीं देता है। ये तो सिर्फ अपनी खपकी अब मिटाने के लिए और ये तासुर देने के लिए कि हम इसको फौरी कर लेंगे। असल मसला तो वहाँ पे जो पड़ा हुआ है, बिलियंस की जो नेगेटिव इक्विटी पड़ी हुई है उसको रिमूव करना है। जब उन्हें उसकी रीस्ट्रक्चरिंग ही नहीं करनी आई और अब इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी ये केयर टेकर गवर्नमेंट ने सारा काम गलत किया था, तो आप उसके बाद क्या कर रहे थे? केयर टेकर को गेम तो अब काफ़ी दिन हो गए हैं।
तो ये बिल्कुल जिसको मैं एक वर्ड में कहता हूँ कि जो क्राइसिस ऑफ कॉम्पिटेंस है हमारी इस वक़्त रियासत का, वो खुल के सामने आ जाता है जब भी इनको कोई चैलेंज दरपेश आता है, और वो फिर साबित करता है कि जो अच्छा हमारे डॉक्टर साहब, ये ब्यूरोक्रेट्स वहाँ बैठते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आप जब टैक्स रिफॉर्म कमीशन में आपने तजावीज़ भी दी, आप उस वक्त इसहाक डार साहब ने आपसे गालिबन बात भी की, ये एक समझ नहीं आती बात। एक तो वो कह रहे हैं जी IMF वाले जी आप रियासती कंट्रोल कम कर दें, व्हाट डज इट मीन, एंड सेकेंडली जो UNDP की रिपोर्ट थी कि $18 बिलियन की ये हम सब्सिडाइज करते हैं, इस शराफियों को खिलाते हैं, एंड सेकेंडली साथ खबर आती है $11 बिलियन जो है वो हमने दुबई में प्रॉपर्टी की शॉपिंग की, 18 और 11 जमा कर लें। तो डॉक्टर साहब ये कैसा पैसा, ये इतनी ह्यूज अमाउंट जिसमें हम तकरीबन 1/4 से हमारा कर्जा बन जाता है एक साल में, एंड देन अगेन वी आर बेगिंग। जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। अभी जो रिपोर्ट ताज़ा, मैं तो बहुत देर से बता रहा था कि 4 ट्रिलियन के करीब तो टैक्स एग्जम्पशंस खुद मानते हैं, वो भी अब FBR ने तस्लीम कर लिया। और जो आपने फ्लाइट ऑफ कैपिटल की बात की, वो भी बिल्कुल हमारे सामने है। इनफॉर्मल इकोनॉमी का साइज़ भी हमारे सामने है। अभी 15 तारीख को वो बहुत पुराना केस 2018 का जो सुओ मोटो लिया गया था कि एसेट्स स्टैश्ड अब्रॉड कैसे वापस लाए जाएँ, और फिर उसी के अंदर आपको याद होगा कि वो जो मोहम्मद अली दुरानी साहब की 2011 की पिटीशन उसके साथ अटैच थी। अब उस दिन भी स्टेट ने ये कहा जी अब इस मामले को ख़त्म समझा जाए। उन्होंने कहा नहीं, आप रिपोर्ट तो जमा करवाएं, मगर वो इंसिस्ट करते रहे कि जी हम रिपोर्ट क्या दें, अब तो ये और वो। अच्छा डॉक्टर साहब, वन लास्ट थिंग ये मुझे फरमाइएगा कि ये सोलर के खिलाफ क्यों है IMF? देखिए, सोलराइजेशन का उनको ये मसला है कि पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है, आपको पता ये और वर्ल्ड बैंक बिल्कुल एक ही लाइन पे बोलते हैं। अब जो सारे जो लगे थे, जितने भी IPPs, ये वर्ल्ड बैंक की ही सारी स्कीम थी और उन्हीं की फंडिंग थी जो IFC से आई थी ज़्यादातर। अब ये इनका मसला है कि जी अगर लोग खुद यहाँ से अपनी बिजली पैदा करेंगे तो ये डिमांड साइड तो और कम हो जाएगी, और हमारा जो गैप है वो फिर और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा। और वो गैप तो इनकी नालायकी की वजह से है, ना कि इस वजह से है कि लोग अपनी बिजली खुद पैदा कर लेंगे। मगर IMF भी उस तरफ तवज्जो नहीं देता कि ये लाइन लॉसेस कहाँ से आ रहे हैं, ये आपकी जो इनएफिशिएंसी है डिस्ट्रीब्यूशन में ये कहाँ से आ रही है। और वो भी बस यही लकीर पीटते रहते हैं कि जी ये जो सर्कुलर डेट क्रिएट हो रहा है, बस इसको आप खत्म करें। भाई, सर्कुलर डेट के रीजंस जब खत्म नहीं करेंगे तो सर्कुलर डेट तो बढ़ता रहेगा ना। तो इसमें भी ये ना हम समझे कि ये जो डोनर्स हैं ये कोई बड़े हमारे खैर ख्वाह हैं, इन्हीं की गलत पॉलिसियों की वजह से आज पाकिस्तान इस नहज पे पहुंचा। हाँ, उस पर सोने पे सुहागा हमारी अपनी जो ब्यूरोक्रेसी की इनकॉम्पिटेंस है, वो उसमें फिर सोने पे सुहागे का काम करती है, और उसका नतीजा निकलता है पाकिस्तानी अवाम बेचारे जो हैं वो बस नाक रगड़ते हैं, उन्हीं से टैक्स ले लेकर, उन्हीं के ऊपर ड्यूटियां लगा कर, उन्हीं की। डॉक्टर साहब, आपने ये कहा कि वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, डॉक्टर राम के साथ थे और बड़ी आसान बातें हैं कि उन वजूहात को दूर करें जिसकी वजह से सर्कुलर डेट बन रहा है। उधर से जो है वो पीछे से खुला छोड़ा हुआ है और आगे जाके आवाम को कहते हो पेट्रोल महंगा है, फलां चीज़ महंगी है, और कब तक ये चलेगा? ये चल नहीं सकता। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आलमी दुनिया एक बड़े ख़तरे के करीब आन पहुंची है, वो जो उन्होंने रूस और अमेरिका का और नेटो का जो मसला है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बड़ी सेंसेशनल तो नहीं कहना चाहिए, तकलीफ खबर आई है, वो ये कि एक जगह पे जंग रुकी हुई थी और पुतिन ने यह कहा था कि अगर अमेरिकी मिसाइल हमारे अंदर आके लगा तो उस नतीजे में हम ये समझेंगे कि मगरब हमारे साथ जंग चाहता है। अब ये हुआ है कि 5 मिसाइल दागे गए जो कि यूक्रेनियन जो मिलिट्री है वो ना उनके पास थे, ना उनके फेंकने की उनके पास थे, तो मौजूद तो थे उनके पास, मगर वो उसे फायर नहीं कर सकते थे। 5 फायर किए गए, 4 को सोवियत कह रहा हूँ मॉस्को ने रोक लिया, और एक जो है कहा जाता है कि किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे लगा है। इसके जवाब में फौरी तौर पर लावरोव जो गार्बन रियो डी जेनेरो में थे, उन्होंने कहा है कि हम इसका मतलब ये ले रहे हैं कि अब मगरब हमारे साथ जंग कर सकता है। साथ ही उन्होंने न्यूक्लियर जंग की बात पुतिन ने पहले भी की थी, मगर इसमें अब उनका वजीर खारजा ये कह रहा है कि न्यूक्लियर जो हमारे एसेट्स हैं वो बड़ी डेटरेंस के लिए हैं, कि अगर बहुत बड़ी आर्मी मूव की जाती है रूस की जानब, तो उसको थाट करने के लिए या उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम ये बम इस्तेमाल करेंगे। मगर मैं ये बात बड़े डरते डरते कह रहा हूं कि एक स्टेप ये जंग आगे चली गई है। जो रेड लाइन पुतिन ने खड़ी की थी उसको उन्होंने क्रॉस कर लिया है। और मैं साथ साथ ये भी बताता चलूं कि 19-20 का फ़र्क है।
जो रूस की, हालांकि रूस $1.5 ट्रिलियन की इकॉनमी है, मगर एज फार एज जो वेपन्स की कैपेबिलिटी है वो बिल्कुल इवन चाइना भी उससे पीछे है। और अगर ये जंग एस्केलेट होती है और इसके जवाब में नेटो के हेडक्वार्टर्स ब्रसल्स में है, अल्लाह करे कि वहाँ एक बेटर सेंस प्रिवेल करे जो कोई इसके, मगर ये जो जाते जाते काम डाल गए हैं किबला अपनी हजीमत, और जो जिस तरीके से उनको कहा जाता है हटाया गया था, यानी कामला हारिस को लाया गया, वो खुश नहीं थे, उनको ज़बरदस्ती हटाया गया था पीछे, और जाते जाते वो काम डाल गए हैं। और इसके दो वजूहत बताई जाती हैं, एक तो ट्रंप के रास्ते में कांटे बो जाएं और ट्रंप वो ना कर सके, और जो आर्मी को यानी वो अंडरमाइन करने की बात कर रहा था वो शायद ये है। ये अब क्या मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है, उन्होंने ये ट्रंप से अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए, ये कैसी रूलिंग क्लासेस हैं। उधर नेतान्याहू अपने आप को एक चवल घटिया से ऑफिस में बिठाने के लिए जो है वो बच्चों के गले काट रहा है गजा में कि मैं हुकूमत में रह जाऊं। हर जगह यही वारदात है, मुल्क को आग लगा दो मगर हमें ताकत में रहने दो, यही कहानी चल रही है। जी मियां साहब, ये तो बड़ी डेंजरस बात है, बड़ी खतरनाक बात है। और अब सारी दुनिया देख रही है कि पुतिन का रिस्पांस क्या होगा। आपने भी खबर पढ़ी है, आप इसे कैसे देखते हैं? काजी साहब देखिए, मुझे तो लगता है कि जो बाइडन है वो उन्होंने खेल खराब करके जाना है, और ट्रंप जो अगले महीने यानी कि जनवरी में वो अपना हल्फ उठाएंगे। मुझे नहीं लगता कि वो इस सूरत हाल में होंगे कि जंग बंदी के मामला वो पोजीशन एक में खबर और देता चलो, मुझे अभी कंट्रोल रूम से बताया जा रहा है इंतजामिया है साहब, जो अभी जो बाइडन, बल्कि देखा आपने हंस रहा था कल। नहीं मैं आपको एक खबर और दे दूं, ब्रेकिंग जो है वो एक ब्रेकिंग खबर दे दूं आपको। जो बाइडन इंतजामिया जो कुछ वहां पर उन्होंने ऑर्डर्स दिए हैं और वहां पर रूस पर हमला हुआ है, अब रशिया तो ये समझ रहा है कि ये नेटो और मैं आपको एक खबर दे रहा हूं क्योंकि टाइम कम है मियां साहब, खबर दे रहा हूं कि अभी मुझे बताया गया है कि अब जो वजारत दिफा है रशिया की, उसको अलाउ कर दिया है पुतिन ने कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन रिटेलिएशन। ये ताज़ा तरीन खबर है। और उन्होंने ये कहा, उसने कहा कि इसके जवाब में आप अभी थोड़ी देर पहले जो खबर मैं गार्डियन में देख रहा था उसमें तो ये था कि जनाब अमेरिका ने अपना न्यूक्लियर का पोस्चर नहीं बदला, जो पहले एक आपस में तय था कि नो फर्स्ट स्ट्राइक कोई नहीं करेगा। अगर आप ये सब मेरा यही सवाल है आपसे कि क्या खुदा न खास्ता मामला जो है वो एटमी जंग की तरफ तो नहीं जा रहे? साहब मैं तो अनथिंकेबल है, ये तो अनथिंकेबल है, ये तो ऐसा ना ही हो। मगर जो पागल जो हैं ये हुक्मरानों के, आलमी हुक्मरानों के ऐवानों में जो ये नीम पागल लोग बैठे हुए हैं, अब देखें ना ये जो जा रहे हैं, जो बाइडन साहब ये इधर जाते जाते इधर टूर पैंदे सन, मतलब इज इन सिनाइल डिके, दैट्स व्हाई उसको पीछे करके कामला हैरिस को लाए और वो उसको जो है शिकस्त फाश दे दी उसने। मगर ये क्या है कि ये जो एक बड़ी मैं आपको अहम बात बताऊं, वो कहते हैं कि जो खारजा पॉलिसी होती है वो दाखिला पॉलिसी का तसलसल होती है। अब ये कैसे तसलसल है कि अंदर बहुत बड़े फॉल्ट लाइंस हैं, अंदर अमेरिकी समाज पूरी बुरी तरह बटा हुआ है, सिविल वार तक के खौफ में लोग मुब्तला हैं। तो अपनी इस जंग को अब इंटरनेशनल मसाद पे वो ले आए हैं, और इसमें कितने मासूम लोग मारे जाएंगे, गजा में कितने मारे जा रहे हैं, अफगानिस्तान में पहले इन्होंने कितने मारे। साहब वहां पर आप गजा की सूरत हाल देख ले तो नेतान्याहू जो है उसको अपनी ही पार्लियामेंट में गालियां पड़ी हैं, और वहां पर आज उनके 11 फौजी जो हैं वो भी हलाक हो गए हैं। ये जंग जो है वो रुकती हुई नजर नहीं आ रही। तो आप क्या समझते हैं कि मशरिक़ वुस्ता में या यूक्रेन रूस जंग जो है ये दुनिया को किसी बड़े खतरे से दोचार कर सकती है? नहीं मियाँ साहब, अब देखना, मैं इतना ज़्यादा थोड़ा बहुत जो मैं जानता हूँ वो ये है कि दो तरह के न्यूक्लियर होते हैं। एक तो ऑल आउट न्यूक्लियर वार तो आप सोच ही नहीं सकते ना, ये पूरा सयारा तबाह हो जाएगा, अल्लाह ताला माफ़ करे हमारे मुंह में खाक। एक टेक्टिकल वेपन्स होते हैं, टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं जो मैं अगर गलत हुआ तो कल माफ़ी मांग लूँगा पूछ के किसी माहिर से। वो एक सर्टन एरिया में ज़िंदगी नाम की हर चीज़ को मिटा के रख देते हैं, तो ये भी बड़ा एक एडवांस है। मगर मुझे जो खतरा है वो ये खतरा ये है कि पुतिन जो है वो रिटेलिएट करेगा। फिलहाल मुझे लगता है कि वो रिटेलिएट न्यूक से तो बचने की कोशिश करेंगे क्योंकि इट इज म्यूचुअली। काजी साहब मुझे लगता है कि पुतिन जो है वो इजराइल पर भी हमला कर सकता है, क्योंकि जो ईरान के मामलात हैं वहां पर ईरान पर अगर कोई हमला होता है तो पुतिन तो उनकी मदद में आएगा, और फिर इजराइल पर अगर वो हमला करता है, क्योंकि वहां पर अमेरिकन जो है वो मौजूदगी पाई जाती है, अमेरिकन का जहां जहां मौजूदगी पाई जाएगी वो हमला करेगा अगर अमेरिका उन मिसाइल मारेगा तो अगर ऐसा होता है तो फिर पूरा खित्ता जो है वो लपेट में आ जाएगा जंग की। मैं यही तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुझे ये कहते हुए बड़ा अफसोस होता है कि दुनिया के सबसे बड़े ताकत के ऐवानों में अजीब नीम पागल लोग पहुँच गए हैं। ये आलमी सतह पर अगर आप देखें, कोई अकल इनको है, कोई शऊर, ये क्या कर रहे हैं?
यानी इनको यानी मैं कहता होता हूँ कि दे आर द परफेक्ट एग्जाम्पल्स एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ दिस रॉटन सिस्टम। ये सिर्फ बाइडन की शख्सियत हो या नेतान्याहू की शख्सियत हो, ये वो सारा एक डिस्टॉर्टेड जो निज़ाम है, ये उसकी पर्सोनिफिकेशन है, ये उसकी एक्सटर्नलाइजेशन है। बहरहाल ये बड़ा ख़तरनाक मामला है। अल्लाह ताला पुतिन को जो है करे कि वो इसमें और मुल्क शामिल ना हो और यूरोप। और दूसरा ये है कि ये इस तरह की एस्केलेशन मैं सब नहीं समझता था हाउ किस तरीके से अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने अलाउ किया ये न्यूक्स ये इनको लॉन्ग रेंज मिसाइल्स दे। ये मुझे लगता है कि ये जो बयान दिया कि जी मैं इनके ये करूँगा, इनमें फौजियों के साथ जनरलों के साथ ये करूँगा, उसने ट्रंप ने, मुझे ये उसका शख्साना लगता है कि अपनी जान बचाने के लिए पूरे शहर को आग लगा देते हैं हम, और फिर नीरो की तरह हम बंसी बजाते हैं, मगर ये वो आग है कि जिसमें बंसी बजाने वाले भी बच नहीं सकेंगे। मियाँ साहब, अगर खुदा न खास्ता ये शुरू होगी तो पहले ही दुनिया में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस है, एक लॉन्ग इकोनॉमिक विंटर जो है वो। बहरहाल अल्लाह ताला हमारे तमाम खदशात को गलत साबित करे और ये जो हुआ है इससे दुनिया बच बचा के निकल जाए तो बेहतर। ये था हमारा आज का शो। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।